क्या? हम लोग जुर्म में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं, खासतौर पे वो जुर्म जिसमें औरत होती है? मर्डर, रेप, बदचलनी। हाँ, हमारा तफसील में यूं जाते हैं जैसे ये दुनिया का अहम तरीन मामला हो। बहुत बड़े बड़े पारसा कितने शौक से पढ़ते हैं ये खबरें। तुमने देखा है ना अयाज, तौबा तौबा करते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। और हुक्मरान मजलूम खानदान के घर पहुंच जाते हैं और फिर फोटो छपते हैं। ये सब क्या है? जुर्म खा कैसा भी हो, मेरे लिए बस मेरे मुवक्किल की सलामती का मामला है। उसकी तफसील में जाना, उसमें दिलचस्पी लेना मेरी पेशावराना जिम्मेदारी है। बाकी दूसरे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो। आपने तो अजीब से एहसास से जुर्म में मुब्तला कर दिया भाभी। चलता हूं अपने कमरे में, बहुत रात हो गई। वैसे तुम्हारे लिए सियासत बुरी नहीं रहेगी। एक कामयाब सियासतदान वही होता है जो अपने आप को किसी भी किस्म के एहसास से जुर्म से साफ बचा ले जाए। शब बखैर। और कामयाब अदीब वो होता है जो दूसरे लोगों को खामखा किसी न किसी तरह के एहसास जुर्म में मुब्तला रखे। शब बखैर। गोया अदीब और सियासतदान दोनों की जड़ें गिल्ट में होती हैं, एहसास जुर्म में। अजीब बात है, बहुत अजीब। तुम अभी बैठोगी? हाँ, मैं यहीं कहीं सो जाऊंगी। क्या मतलब? क्या कोई गलत बात की है मैंने? अजीब बात है। क्या अजीब बात है? I want to be left alone in my own house for one night, just for one night. क्या मैं अपने घर में एक रात भी तन्हा नहीं रह सकती? शब बखैर। वो एक अजीब मुकालमा था जो उस रात हम तीनों के माबैन पेश आया। बरसों बाद जब उस वाक़े पे गौर करता हूं तो एक दिल हिला देने वाला एहसास पैदा होता है, जैसे वही उन घड़ियों में हम तीनों की आइंदा जिंदगियों का फैसला हो चुका था। सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारे ढके छुपे इज़्तिराब सफर की जिंदगी पर एक फैसला दे रहे थे, अपना अपना फैसला अपने अपने मकाम से। मगर मुझे एहसास हुआ कि कत्ल के असल मुहर्रकात तक पहुंचने के लिए
मेरा जफर से मिलना बहुत जरूरी है। नहीं चौधरी, नहीं, तुम जफर से नहीं मिल सकते। सिर्फ उसके वकला या करीबी रिश्तेदार ही मिल सकते हैं। मगर क्यों? कानूनी मामला है भाई। तुम ऐसा करो चौधरी के, बल्कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही क्या है। अगर तुम्हें ट्रायल में दिलचस्पी है तो तुम काफका का वो नॉवेल पढ़ो, द ट्रायल। तुम्हें तो पता होगा नसीम। जी इत्तेफाक से। और बहुत शुक्रिया कि तुम्हें यह भी याद रहा कि मेरा कोई ताल्लुक होता था इन चीजों से कभी। मैं सोच रहा हूं कि मेरा मतलब है कि मैं खुद तफ्तीश के लिए जाऊं। जफर जहां जहां रहा, उसका गांव। नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मुकदमा अभी अदालत में है और कोई बाहर का आदमी तफ्तीश नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि सोचो, कोई गहरी बात सोचो जहां तक हम फानी लोगों की नजर न पहुंचती हो। या फिर कोई कहानी लिखो। आई एम सॉरी, मुझे देर हो रही है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ नहीं पा रहा हूं अयाज का रवैया। खुद ही मुझे कहता है कि इस केस में दिलचस्पी लूं और खुद ही मुझे बाज रखने की भी कोशिश करता है। तो मत बाज रहे ना। असल भाभी, इस केस में मेरी दिलचस्पी की असल वजह खुद अयाज है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कहीं कोई ऐसी बात है जो अयाज को बहुत परेशान कर रही है। आपने ऐसा महसूस किया? मुझसे ज्यादा और कौन महसूस कर सकते हैं। मगर क्या? आप लोग मुझसे ये बेहुदा मजाक क्यों कर रहे हैं? ये फोटोकॉपी है, नॉनसेंस। मुझे मेरी बीवी की तहरीर चाहिए। उस अय्यार आदमी से कहो मुझे मेरी बीवी का खत चाहिए, बस। जफर साहब, आप फिक्र ना करें, वो डॉक्यूमेंट अयाज। वो डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं है वो डॉक्यूमेंट। वो मेरे लिए आप लोग जाइए यहां से और अपने उस बैरिस्टर से कहिए मुझे मेरी बीवी का खत चाहिए। ठीक है जफर साहब, हम अय्याज साहब से बात करते हैं, मगर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास डिफेंस के लिए एक अहम नुक्ता है। आपको बचाया जा सकता है। अहम नुक्ता यह है जनाब, तल्ख बात है, लेकिन मानना पड़ेगी कि अवाम बेचारे बिल्कुल जाहिल हैं। उन्हें तो यह भी मालूम नहीं कि उनका नफा और नुकसान किस बात में है। हमारे मुल्क में आधी सियासत तो मेरे भाई इस बात में है कि पहले अवाम को एहसास तो दिलाओ कि तुम्हारा नफा नुकसान किस बात में है। याज बेग साहब जी ठीक, लेकिन क्या ख्याल है आपका, सियासतदान को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि अवाम का नफा नुकसान किस बात में? अरे बैरिस्टर साहब, इसीलिए तो आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि पार्टी में शामिल हो जाएं। दिमाग ही तो चाहिए मेरे भाई पार्टी को, ब्रेन। समझ लो कि मिन्नत कर रहा हूं, मुल्क को कौम की खातिर पार्टी में शामिल हो जाएं। नहीं चौधरी साहब, मैं किस काबिल हूं? वैसे भी बैरिस्टर साहब,
आला दर्जे की वकालत का अगला कदम आला दर्जे की सियासत ही होना चाहिए। अरे नहीं साहब, कौन सी आला दर्जे की वकालत, एक से एक नामी ग्रामी वकील पड़ा है। हम नहीं चाहते ना मेरे भाई कि आप भी पड़े रहे। मुल्क मिल्लत को आपकी सलाहियतें हेलो, अच्छा जी 1 मिनट होल्ड करें। लीजिए जी सब या थैंक यू जी। ठीक ठीक ठीक। बेग साहब जरा टेलीफोन सुन लें। हेलो। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। थैंक यू। चौधरी साहब, हाँ अब मैं चलूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। खैरियत? जी हाँ, वो एक दरअसल मुकदमा है, तो क्लाइंट से अभी मिलना जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। दरअसल उधर भी मामला कुछ ऐसा है कि उसे अपने नफे नुकसान का नहीं पता। अरे बैरिस्टर साहब, क्या छोटे छोटे मुकदमे लड़ रहे हो? अवाम का मुकदमा लड़ो मेरे भाई, अवाम का। अच्छा हाँ, मुझे लगता है कि बेग साहब का दिमाग हमारी पार्टी को मिल जाएगा। हाँ? यकीनन। कैसे हैं आप मिस्टर जफर? मैं जानता हूं कि उस तहरीर से आपको कोई जज्बाती वाबस्तगी होगी, आपको वो मुनासिब वक्त पर मिल जाएगी। मैंने आपसे दरखास्त ये की थी कि आप सोचें कि वो सब क्या था, वो औरत आपको क्या बताना चाहती थी। सब कुछ में तो सब कुछ ही होता है, कोई एतराफ भी, कोई इंकिशाफ भी। क्या वो आपसे कोई एतराफ करना चाहती थी? आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। आर यू ऑल राइट? देखिए मिस्टर जफर, आपकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपके नफा या नुकसान में ज़हनी कैफियत यकीनन ऐसी है कि चंद मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर डिफेंस की ग्राउंड बनाई जा सकती है, बुनियाद बन सकती है। एक ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब्ड आदमी अपने किसी फेल का जिम्मेदार नहीं होता। डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी से ग्राउंड बनाई जा सकती है। डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कमतर जिम्मेदारी। अच्छा एज ये बताओ कि अगर एक शख्स एक कत्ल 60% ज़हनी खराबी की वजह से करता है तो बाकी 40% की क्या वजह होगी? तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो नसीम। तुम क्या चाहती हो, मैं ये मुकदमा हार जाऊं, मेरा मक्कल फांसी चढ़ जाए?
मेरे जैसे स्टेटस के, मेरी जैसे करियर के शख्स के लिए इसका मतलब जानती हो? मैं कभी नहीं हारता, मैं कभी नहीं हारता। ये चौधरी जानता है, चौधरी जानता है। तुम लोगों से मिलने से पहले, इस ऊंचे घराने में आने से पहले भी मैं नहीं हारता था। मैं उस वक्त भी नहीं हारता था जब एक मामूली कस्बे में मैं एक मामूली वकील था। मैं तब भी हारता नहीं था, नहीं हारता था मैं। क्या बात है यार, तुम मुझे कहते हो लुक एट योर ओन बिहेवियर, कितना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो तुम। अच्छा, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इस केस में मैं समझता हूं कि खोज की असल समत जुर्म की वारदात से लेकर जफर तक नहीं, बल्कि जफर की जात उसकी जिंदगी से लेकर जुर्म तक होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो शायद। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जिसे सिर्फ एक अदीब की आंख ही देख सकती है। ढूंढो चौधरी, ढूंढो उस शख्स की जिंदगी में ऐसी कोई बात ढूंढो जो छोटे से गांव से उठकर आला सरकारी ओहदे तक पहुंचने वाले एक शख्स को बिला आखिर कत्ल तक ले जाती है। औरत के कत्ल तक। मैं तुम्हें अथॉरिटी लेटर दूंगा, तुम सब मालूमात इकट्ठी करोगे मेरे लिए। इस रास्ते पर ऑन द वे टू मर्डर। उसने जिंदगी के जिस माहौल में नशोनुमा पाई थी बहुत सादा माहौल था। गेहूं की 2 रोटियां, एक आध कपड़ा और एक औरत जिंदगी की कुल जरूरियात थी। जफर ने अपनी जरूरियात से ज्यादा हासिल कर लिया था। कुदरती अमर था कि उसकी बीवी ने, जो लाहौर के कॉलेज में तालीम पाई थी, अपने लिए फरार का एक रास्ता तलाश कर लिया था। हो सकता है कि अगर जफर में शहरी जिंदगी की लचक पाई जाती तो वो कौसर को सीधे रास्ते पर ले आता, मगर जफर एक मुख्तलिफ आदमी था। जब उसने देखा कि कौसर क्या देखा उसने कौसर में? जफर ने कौसर में क्या देखा? उसने क्या देखा कि कौसर, क्या देखा उसने हैदर अली? उस मुख्तलिफ आदमी ने क्या देखा कि कौसर? तुम कौसर को जानते हो हैदर अली? तुम जफर को जानते हो? मैं तुम्हारा किरदार नहीं हूं। किस सीधे रास्ते की बात करते हो? कैसे फरार की बात करते हो? मैं तुम्हारे अफसाने का किरदार नहीं हूं हैदर अली। किसी मर्द की कहानी का किरदार नहीं हूं। तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, कोई मुझे नहीं जानता। ये इस तरह अचानक आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात के आप कहाँ जा रहे हैं?
बस मिल जाएगी, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। कहाँ? किसके पास? कसूर। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हैदर अली साहब हैं बहन जी, आपसे मुलाकात के मुतमन्नी थे। दरअसल मरहुमा को उस वक्त से जानते हैं जब जफर की तैनाती इनके कस्बे में हुई थी। खानदान से मरासिम थे, कुछ अजीजों के हवाले लेकर आए मेरे पास और मुसिर थे कि आपसे मिलना है। हम मुझसे इनकार बनना ही पड़ा, इसलिए मैं अदीब हैं, माशाल्लाह साहिब तहरीर हैं। तशरीफ रखिए। आइए बेटा। बैठिए। आप अदीब हैं? जी बस थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूं जी। मेरा बेटा भी शायर था। अच्छा, किस नाम से लिखते थे जी? आप उसका नाम तो नहीं जानना चाहते? आप तो ये जानना चाहते हैं कि उसका किस नाम से दीवान छपा, कब छपा, कहाँ छपा और किसने छापा? जी वो उसने कभी कोई चीज नहीं छपवाई, लेकिन वो शायर था। सुने जी, वो आजकल गैर मुल्क में होते हैं जी? हाँ, जावा सुमाट्रा। आपको ये कौसर ने बताया होगा। अब जी जी क्या वो, मेरा ख्याल है वो आपको पता है कौसर अभी पैदा भी नहीं हुई थी जब वो यहां से चला गया था। लेकिन कौसर को उसकी हर बात का इल्म था। मेरे दोनों बच्चे अजीब दिमाग के थे। मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैं आपको मालूम है, शायर ऐसे होते हैं, कुछ अदीब ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर एक लफ्ज भी नहीं लिखते। कुछ मुसव्विर ऐसे होते हैं जो कभी कोई तस्वीर नहीं बनाते, और कुछ मौसीकार ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी एक धुन भी तरतीब नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ बहुत जुल्म होता है। मेरा ख्याल है मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको उस वाक़े का इल्म है? जी सिर्फ अखबारी रिपोर्ट तक। तो
आपकी मेरी बेटी के बारे में क्या राय है? मुझे बेहद अफसोस हुआ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूं। आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको बताती हूं। सब लोगों की नजर में मेरी बेटी बदकार थी। ये मेरी राय नहीं है। जब तक मुझे सब बातों का इल्म ना हो मैं अपनी राय कैसे दे सकता हूं? आपकी राय जो बनना थी बन चुकी। बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बात की तरदीद की जरूरत तो नहीं कर सकता, मगर ये मेरी राय नहीं है। हो सकता है आप ठीक कहते हो, लेकिन आप सिर्फ एक हैं, पूरी खुदाई तो नहीं। सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है। सिर्फ मैं जानती हूं। मैं जानती हूं मेरी बेटी की सच्चाई क्या है। आप इसे लोगों के सामने बयान क्यों नहीं करती? अब अदालत में क्यों नहीं पेश होती? तो क्या मैं उससे उसकी नामूस को बचा लूंगी? जब एक मर्द अपनी बीवी को बदकारी के इल्जाम में हलाक कर देता है तो सारी खुदाई के सामने बदकार होती है। क्या आपको नहीं पता? जब एक मर्द एक औरत को हलाक करता है तो औरत बदकार होती है। जब औरत मर्द को हलाक करती है फिर भी वही बदकार होती है। अदालतें जुर्म का फैसला करती हैं। औरत की बदकारी मुसल्लम होती है। कुदरत के बनाए हुए तरीके बदले तो नहीं चाहते, मगर दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए कुछ कानून बने हैं। अगर आप वाकई की सच्चाई से पर्दा नहीं उठाएंगी तो इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ का सच्चाई से क्या ताल्लुक है? क्या मैं जफर के खिलाफ बयान दूं? जफर का क्या कसूर है? मैं समझा नहीं। मेरा ख्याल है बहन जी, आपको आराम की जरूरत है। हम पहले ही आपको काफी जहमत दे चुके हैं। मियां, आइए चलते हैं। नहीं हकीम साहब, मैं इस बच्चे से बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ उस वाक़े की सच्चाई क्या है। तो फिर क्या है कौसर? किस चीज की कमी है खुदा के लिए? किस चीज की हवस है? घर, कपड़ा, जेवर, नया फर्नीचर, गाड़ी, क्या नहीं है? क्या बात है मेरी बच्ची? बता ना, क्या है? क्या बात है? अपनी मां को तो बता। एक बात का मुझे इल्म है मां, इन चीजों के अलावा और भी कुछ है। मैं नहीं जानती कि क्या, मगर मेरा दिल कहता है। मैं नहीं जानती, पर मेरा दिल कहता है कुछ है। मुझे पता नहीं चलता माँ, मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं चलता ना माँ, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता चलता मैं क्या करूं। मगर मेरे दिल को यकीन है, कोई कुछ भी समझे, मेरी बेटी, मेरी बच्ची छोटी नहीं, मेरी बेटी सच्ची है। मगर मैं क्या बयान करूं?
मेरे बयान की क्या वक़्त है? मेरा एक बयान है, कोई सुनना चाहे तो सुन ले। मेरी बेटी को कसूरवार समझो, लेकिन मेरी बेटी बदकार नहीं थी। मेरी बेटी को कसूरवार बेशक समझो, लेकिन मेरी बेटी बदकार नहीं थी। भाई बैरिस्टर साहब, आपके सियासत में आने से पहले ही बहुत चर्चे थे। भाई बेग साहब, पार्टी में आपकी शमूलियत से पार्टी के हाथ और मजबूत हुए। आप दिमाग मजबूत हुआ है, दिमाग। जनाब जरा नवाजी है आप लोगों की। बैरिस्टर साहब, अब आइंदा इंतखाबात में आपके लिए अपने हल्के से पार्टी टिकट पक्का समझे, अवाम का मुकदमा लड़ने की तैयारियां करें। जैसे आप लोग मुनासिब समझे। आइए, खाना लग गया है। मेरे घर में खाना भी बारिश के इंतजार में था। चलिए ले लो ना, ये चमचा जरा भाई। जनाब सियासत तो है, भाई बहुत शरीर अवाम के लिए खीर लीजिए। जबरदस्त। हाँ, ये चम्मच सलाब को इलेक्शन में मांगा था मैंने। टिश्यू पेपर साहब जमहूरियत की बात करें। उस औरत ने मुझे पागल कर दिया था जनाबे वाला। मैंने उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, उसकी हर जरूरत पूरी की। रुपया, पैसा, मकान, जेवर, गाड़ी। मैं आजिज आ चुका था उससे जनाबे वाला। दुनिया की कोई नॉर्मल औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले गया, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया मैंने, मगर वो मेरे साथ वफादार नहीं थी, और कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो तहरीर है जिसमें वो अपने गुनाह का एतराफ करने वाली थी, मगर मैं पागल हो चुका था जनाबे वाला। अयाज जफर को सजाए मौत से बचाने और उसे जिंदा रखने में कामयाब हो गया। इस तरह उसने जफर का मुकदमा जीत लिया। और फिर बाद में पार्टी ने उसकी कारकर्दगी को देखते हुए उसे अपनी काबीना में शामिल कर लिया। अयाज वजीर बना, और फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ सियासत ने अपने लिए नई हकीकतें गढ़ ली। सब कुछ धर्म भरम हो गया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अयाज बेग। क्यों? बदनवानी, करप्शन। अयाज की आला सलाहियतें, उम्दा कारकर्दगी, ईमानदारी,
एक सियासी दौर की हकीकत थी, तो उसकी बदउनवानी और करप्शन दूसरे सियासी दौर की हकीकत थी। असल हकीकत क्या थी शायद कोई नहीं जानता। अयाज जेल में है, महीने में एक बार मैं उससे मिलने चला जाता हूं। नसीमी शायद इस इब्तला से सुरखरू होकर निकली, तो उसने अपनी रविश नहीं बदली। अच्छे बुरे वक्त में वो बराबर अयाज के पहलू में साबित कदमी से खड़ी रही। दोनों बेटे बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं। वो उन्हें खत लिखती रहती है और उनके खत पढ़ती रहती है। मेरी उससे मुलाकात जेल में ही हो जाती है। मुझे उसे देखकर लगता है आखिर इस औरत को किस बात का सिला मिल रहा है। उसने एक बाइज्जत और बावकार जिंदगी बसर की है। उसका ख्याल था कि औरत की असल दुनिया उसके शौहर की दुनिया होती है। क्या वाकई इंसान बैक वक्त कई दुनियाओं में रहता है, खासतौर पर औरत। तो फिर औरत की असल दुनिया कौन सी है? हकीकत, ख्वाब और सराब के दरमियान ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिल सका।